हेलो दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। आप लोगों से कहना चाहूँगी, जिसको इस कहावत का पता है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, इसके बारे में ज़रूर बताना। लेकिन आज की जो हम आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए हैं, उस स्टोरी में ये कहावत बिल्कुल सच होती नज़र आ रही है। स्टोरी में क्या होता है दोस्तों, एक फौजी व्यक्ति जो अपने दोस्त के साथ एक राजस्थान के मेले में जाता है, लेकिन उस मेले में उसको अपनी पत्नी मिलती है खिलौने बेचती हुई। पत्नी की हालत इतनी ख़राब होती है, मैले से कपड़े फटे हुए हैं, कुछ ठीक ठाक हैं, लेकिन उसकी पत्नी की बहुत बुरी हालत होती है। आखिरकार क्यों एक पत्नी, वो भी जो फौजी की पत्नी है, वो कैसे राजस्थान के मेले में पहुंच जाती है, एक राजस्थान के मेले में ऐसी हालत में अपने पति को मिलती है। अगर ये सारी बातें आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को देखना होगा और सुनना होगा, समझना होगा कि हमारे समाज में क्या क्या घटित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से होती है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक प्रदीप नाम का लड़का है। लड़का फौज से छुट्टी आया है, घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। शादी नीलम नाम की लड़की से होती है। लड़की बड़ी खूबसूरत है और सुंदर है और देखने में उसकी छवि बहुत अच्छी है। दोस्तों, प्रदीप 2 महीने की छुट्टी लेकर शादी करने के पर्पस से ही घर आता है। घर वाले रिश्ता पहले से ही तलाश लेते हैं और अब प्रदीप के 2 महीने ख़त्म हो जाते हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अब उसे जाना है फौज में। जब प्रदीप अपना बैग पैक करता है तो पत्नी कुछ खाने की चीज़ें बनाते हुए कह रही है नीलम कि जी मेरा अब कैसे घर में मन लगेगा, आप तो चल दिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। उसका पति प्रदीप उसे समझाता है कि नीलम तुम एक अकेली लौती ऐसी नहीं हो, बहुत सारे हमारे भाई फौजी हैं जो अपनी पत्नियों को घर ही छोड़कर जाते हैं और अपनी नौकरी निभाते हैं। तो यहाँ पर प्रदीप अपनी नौकरी पर चला जाता है फौज को। अब दोस्तों नीलम पीछे से अकेली रहती है, लेकिन अब उसे तन्हाइयाँ काटने लगती हैं। वो दरअसल जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब से ही उसने अपना कोई बॉयफ्रेंड बना रखा था और उस बॉयफ्रेंड से वो अब शादी के बाद भी बात किया करती है। अब पति तो घर पे है नहीं, सास ससुर बेचारे अपने एक कमरे में रहते हैं, तो कोई देखने वारने वाला तो है नहीं, जितना मन चाहे इतना फ़ोन कीजिए। अब सास ससुर नोटिस करते हैं इस बात को कि जब देखो नई बहू जब भी फ़ोन पर लगी रहती है, लेकिन वो उस बहू से कुछ नहीं कहते, क्योंकि आज के युग में ना बहुओं से कुछ कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। अपने ऊपर उल्टा दोष आ जाता है। अब सास एकदम से उसके कमरे में जैसे जाती है तो वो फ़ोन पर बातें करती रहती है, तो एकदम से फ़ोन काट देती है और बगल में रखकर अपनी सास से बात करने लगती है। कभी कभार उसकी सास कहती है नीलम से कि कोई बात नहीं बेटा, आप अपने किसी से बात कर रहे हो तो मेरे सामने बात करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इस बात पर नीलम कहती है कि नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप बताओ आपको क्या काम है। ये मैटर सभी घर में चल रहे थे। इन सब चीज़ों को देखकर जो नीलम की सास होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि अपने पति से भी बात शेयर करती है नीलम के ससुर से कि जी ऐसा है, हमेशा फ़ोन पर लगी रहती है। और कई बार ससुर ने भी ये बातें नोटिस की थी। दोस्तों, कभी भी हम अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, हाँ माँ से बात भले ही देर तक हो जाती हैं, लेकिन कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं होता जिससे हम 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात कर सके। अब यहाँ पर सास ससुर को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन वो फिर भी एक दिन शाम को उसके बेटे का फ़ोन आता है जो फौजी होता है प्रदीप। तो वहाँ पर वो अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा आजकल तो तू बहुत फ़ोन पर रहता है, और शादी से पहले जब मैं तुमसे कहा करती कि मेरे पास फ़ोन नहीं करता तो तू ये कह देता था कि मम्मी जब हम अपनी नौकरी या ड्यूटी पर जाते हैं तो ऑन ड्यूटी हम फ़ोन अपना नहीं रख सकते, लेकिन अब तो तुम बहुओं से पूरे दिन और पूरे शाम बात करता है। तो वहाँ से फौजी कहता है कि नहीं मम्मी, मैं इतनी बात नहीं करता, हमें तो शाम को एक बार ही फ़ोन मिलता है, तभी हम आप लोगों से या किसी से बात कर सकते हैं। नीलम शायद अपने रिश्तेदारों से बात करती होगी। तो यहाँ पर जो सास का शक था वो और ज़्यादा पक्का हो जाता है, लेकिन फिर भी सास कहती है कि चलो कोई बात नहीं बेटा। लेकिन नीलम अजीब अजीब तरीके की बातें करती है किसी सामने वाले से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सामने वो किससे बात करती है। अब दोस्तों, जब सास एक माँ अपने बेटे से इन बातों को कर रही थी तो नीलम चुपके से इन बातों को सुन लेती है। अब नीलम एक अपनी नई साजिश रचती है, क्योंकि
जब प्रदीप अपनी माँ से बात कर कर हट जाता है, तुरंत अपनी पत्नी पर फोन मिलाता है। पत्नी से कहता है कि तुम इतनी देर से किससे बातें करती हो? तो वो कह देती है कि मैं तो अपनी माँ से बात करती हूँ, और यहाँ पर बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती है कि उसने कोई बात सुनी है या उसे किसी बात के बारे में पता होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रदीप छुट्टी लेकर घर आना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में भी एक शक सा बैठ गया था कि कहीं सच में ही तो नीलम किसी से बात नहीं करती है, और प्रदीप छुट्टी लेकर घर आ जाता है। नीलम को इस बात का एहसास होता है। नीलम सारी चीज़ें अपने फ़ोन से निकाल देती है, जिससे वो बात करती है, सभी नंबरों को हटा देती है, और प्रदीप घर आ जाता है। माँ बाप से पूछता है, सारी बातें माँ बाप उसी तरह उसके सामने रखते हैं। पत्नी के पास जाता है तो चुपके से उसका फ़ोन भी चेक करता है, जो कि नीलम को पहले से ही पता था कि अब मेरे फ़ोन की छानबीन होने वाली है। तो यहाँ पर प्रदीप को कुछ भी नहीं मिलता है। जब प्रदीप को कुछ भी नहीं मिलता है तो वो अब पूरी रात बैठकर सोचता है। देखो, एक नई नवेली दुल्हन घर आई है, और दुल्हन भी ऐसे काम करे तो एक इंसान का सोचना या टेंशन में आना तो एक नॉर्मल सी बात होती है दोस्तों। अब वो पूरी रात में एक फैसला लेता है और अपने माँ बाबूजी से कहता है कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो नीलम को क्या मैं अपने साथ फौज में ले जा सकता हूँ? माँ बाप एकदम से हामी भर लेते हैं, क्योंकि जो प्रदीप के माँ बाप थे वो बहुत अच्छे थे। नेचर उनका, स्वभाव उनका इतना अच्छा था कि वो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ पर जब प्रदीप अपनी पत्नी से कहता है नीलम से कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ फौज में ले जा रहा हूँ, तो नीलम की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो अपना बैग पैक कर लेती है। नीलम के साथ वो फौज में चला जाता है। प्रदीप नीलम को अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर जो फौज के क्वार्टर होते हैं वो किसी कारण बस इसको मिल नहीं पाते हैं प्रदीप को। तो प्रदीप एक अलग से घर लेकर अपनी पत्नी को उस घर में रखता है, और ड्यूटी पास ही में घर लेता है, एक कमरा नुमा, एक कमरा, दो, एक किचन, थोड़ा सा ही लेता है क्योंकि इतनी दूर रिश्तेदारी भी नहीं होती हैं, और वहाँ पर अपनी पत्नी को रखता है। दोस्तों, ड्यूटी कर कर शाम को अपनी पत्नी के पास आ जाया करता और बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को कितने भी दिन आप पैक में रखो, वो रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। जब पति घर से बाहर चला जाया करता तो नीलम अपने उस गांव वाले बॉयफ्रेंड पर फ़ोन किया करती और उससे घंटों तक बातें किया करती। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में प्रदीप को कुछ भी एहसास नहीं होता है। तो एक दिन नीलम अपने बाथरूम में नहा रही होती है तो उसके बाथरूम का नल टूट जाता है। जैसे ही नल टूटता है तो नीलम अपने पति से कहती है, जी कि नल टूट गया है, किसी प्लम्बर को बुलाना होगा, वरना पानी ऐसे ही रोज़ बहता रहेगा। तो फौजी जो पति है वो अपनी ड्यूटी से ही वहीं से फ़ोन करता है और एक प्लम्बर को घर भेजता है। अब प्लम्बर जब घर आता है तो नीलम उस प्लम्बर को दरवाजे पर ही देखकर एकदम संग सी रह जाती है, क्योंकि प्लम्बर उसे बहुत खूबसूरत लगता है। नीलम को प्लम्बर सुंदर लगता है और वो उसके सामने पहली ही नज़र में फिदा हो जाती है उस पर। अब तो वो उस बॉयफ्रेंड को भी भूल चुकी थी और पति तो जो लिस्ट में था ही नहीं। दोस्तों, अब प्लम्बर तब तक उस टंकी को ठीक करता है, नीलम उसकी तरफ देखती ही रहती है। प्लम्बर उसकी तरफ देखता है, नज़रें नीचे कर लेता है, क्योंकि प्लम्बर को भी पता है एक मिलिट्री मैन की पत्नी है। तो यहाँ पर प्लम्बर अब चला जाता है। अब नीलम की नज़रों से वो प्लम्बर उतरता नहीं है, बस उसकी तस्वीर उसके सामने आती रहती है। नीलम अपनी लटाओं को उंगलियां में लपेटती है और उसकी ही ख्यालों और ख्वाबों में खो जाया करती है। अब दोस्तों, नीलम जुगत लगाती है कि ना ही तो मेरे पास उसका नंबर है, उससे कैसे मैं कांटेक्ट करूं या कैसे बात करूं। अब 2-3 दिन निकलते हैं, ख्वाब हटते नहीं हैं। अब नीलम एक पत्थर हाथ में उठाती है और उस पत्थर को फिर दोबारा उसी टंकी पर दे मारती है और उस नल को तोड़ देती है। नल टूटने के बाद नीलम फिर अपने पति पर कहती है कि ये नल दोबारा से टूट गया है, आप प्लम्बर को घर भेज दीजिए। और दोबारा वो प्लम्बर आ जाता है। दोस्तों, प्लम्बर घर आ जाता है, टंकी ठीक करता है और प्लम्बर भी कहीं ना कहीं समझ जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि कोई चीज़ अपने आप टूटी है या किसी ने तोड़ी है। दोनों की नज़रें तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अब जुबान मिल जाती है। दोनों एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। एक भोला सा पति जो नौकरी कर रहा है, उस पत्नी के लिए कमा रहा है कि मैं अपनी गृहस्थी बसाऊंगा या अपना घर इतना आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन वो पत्नी पीठ पीछे उस पति को धोखा दे रही है। दोस्तों, दिन रात पर बात करनी हो जाती हैं और बाती बातों में गहरा प्यार एक प्लम्बर से एक फौजी की पत्नी को हो जाता है। और यहाँ पर दोनों की सेटिंग कहूँ या जुगत कहूँ, कुछ भी कहूँ, जो आपकी इच्छा है वो लगा सकते हैं। और इतनी पक्की हो जाती है कि जो फौजी की पत्नी नीलम होती है वो बस एक
फैसला लेती है कि मुझे तुम्हारे ही साथ जीना है और तुम्हारे ही साथ मरना है, और प्लम्बर से कहती है कि ऐसे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन हम दोनों यहाँ से भाग तो सकते हैं। दोस्तों, पति तो ड्यूटी पर था और पत्नी पीछे से गहने जेवर समेटती है और उठाकर उस प्लम्बर के साथ भाग जाती है। वो फ़ोन, उसमें से प्लम्बर की पूरी डिटेल मिटा दी जाती है और उस फ़ोन को वहीं पर छोड़कर जाती है, और कोई भी सुराग ऐसा नहीं छोड़कर जाती है इस प्रदीप के लिए कि जिससे वो पता लगा सके कि उसकी पत्नी कहाँ पर गई है। दोस्तों, जब एक खबर आग की तरह इस प्रदीप के गांव में फैलती है तो सभी लोग प्रदीप का मजाक उड़ाते हैं कि अरे भाई, फौज के लेकर गया था लेकिन पत्नी तो वहाँ से उड़ गई, और पत्नी सच में ही उड़ जाती है। प्रदीप इतना डिप्रेशन से में आ जाता है, उस सोचने की क्षमता जो इधर उधर हो जाती है, क्योंकि देखो किसी के भी साथ ऐसा घटित होता है ना तो उसी को पता है उससे क्या बीतती है। अब दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त तो अपने हिसाब से चलेगा, किसी के लिए नहीं रुकेगा। धीरे धीरे समय निकलता रहता है। प्रदीप सभी के ताने सुनता है, लेकिन धीरे धीरे वो ताने भी खत्म हो जाते हैं और अब 1 साल इन बातों को बीत जाता है। 1 साल बाद प्रदीप की जो माँ बाप हैं वो कहते हैं कि बेटा, वो तो भाग गई, वो वापस नहीं आएगी, लेकिन तुम अब शादी कर लो, हमें भी एक बहू की ज़रूरत है। घर में नई बहू आएगी तो कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। लेकिन प्रदीप इस बात को आई गई कर देता है, टाल मटोल सी करने लगता है। अब प्रदीप अपनी ड्यूटी पर होता है। 3 साल इन बातों को निकल जाते हैं तो एक राजस्थान का वहाँ पर नौकरी करता है, वो भी फौजी होता है राजस्थान का। तो वो प्रदीप से कहता है कि यार, हमारे गांव में ना बहुत अच्छा मेला लगता है, क्या तुम अब की बार मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? तो प्रदीप यहाँ पर हामी भर लेता है कि चलो, मैं तो एक बाबाजी आदमी हूँ, कहीं भी तुम ले जा सकते हो, वहीं तुम्हारे साथ चल दूंगा, मुझे तो कोई कहीं ले जाओ। क्योंकि जब घर में बीवी बच्चे होते हैं अलग ज़िंदगी होती है, लेकिन एक अकेले व्यक्ति की ज़िंदगी अलग होती है। दोस्तों, प्रदीप उस राजस्थान वाले दोस्त के साथ उस मेले में पहुंच जाता है और दोनों ही उस मेले में जाते हैं। अब प्रदीप घूम घूम कर मेले में देख रहा था कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, क्योंकि मेले में सब कुछ देखा ही जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पर एक मैले से कपड़ों में जानी पहचानी सी महिला प्रदीप को दिखती है, जिसके कुछ कपड़े फटे हुए भी हैं और बिल्कुल उस पर माखियाँ सी भिनक रही हैं। तो प्रदीप उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो महिला जिसके कंधे पर एक थैला रखा हुआ है जिसमें शायद खिलौने हैं, और वो चीख रही है, खिलौने ले लो, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे से खेलेंगे, मेरे खिलौने इतने अच्छे हैं, ये है वो है। तो प्रदीप देखकर उस महिला की तरफ जैसे ही बढ़ता है, और वो महिला जब प्रदीप की तरफ देखती है तो वो अपना खिलौने का बैग जमीन पर गिरती है और भागने लगती है रेत में। जब रेत में भागने लगती है तो प्रदीप, भाई मिलिट्री मैन था, थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लेता है। कहता है कि क्यों भाग रही हो नीलम, मैंने तुम्हें पहली ही झलक में पहचान लिया, क्यों मुझे देखकर भाग रही हो? नीलम प्रदीप से नज़रें नहीं मिला पाती है और रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके पैर पकड़ लेती है। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो प्रदीप था ना, उसे बड़ा सुकून मिल रहा था नीलम को रोता हुआ देख। जब नीलम पैरों पर गिड़गिड़ाती है तो पीछे पीछे उसका दोस्त भी भागता है, वो भी वहीं पर खड़ा रहता है। तो नीलम कहती है कि प्रदीप, मुझे माफ़ नहीं करोगे, मुझे माफ़ कर दो, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। प्रदीप कहता है, अरे क्यों रो रही है, मेरी ज़िंदगी तो तूने बर्बाद ही कर दी, अब क्यों रोना? और हाँ, मुझे तो आज मैं घर जब जाऊँगा अपनी ड्यूटी पर, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? नीलम कहती है कि क्यों पूछना? कहता है कि नहीं, तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो कि अपने बारे में बताओ कि तुम वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गई। अब नीलम सारी व्यथा अपने पति को बताती है, कहती है कि जिस प्लम्बर को तुमने भेजा था मैं उसी से प्यार करने लगी, एक मेरा गाँव में भी बॉयफ्रेंड था। पति सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरे ही सामने ये सब कुछ कर गई। अब दोस्तों, उसके बाद कहती है कि उसके साथ मैं भाग तो आई, यहाँ पे तो मैं आ गई, लेकिन जब तक मेरे जेवर थे वो बिके नहीं थे, तब तक तो उसने मुझे बड़े प्यार से रखा, मेरे जेवर बेचता रहा, हम खाना पीना करते रहे। लेकिन जैसे ही मेरे जेवर ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म हो गए, किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग किया और उसके साथ फरार हो गया, इसी तरह जैसे मुझे फरार करके लाया। तो यहाँ पर जो फौजी प्रदीप है वो एकदम से कहता है कि नहीं, वो तुम्हें फरार करके नहीं लाया, तुम उसके साथ खुद आई थी, तुम कोई बच्ची नहीं हो दूध पीती। दोस्तों, इसके बाद वो कहती है कि वो तो चला गया,
लेकिन एक गले की चैन जो मैंने छुपा के उससे रख रखी थी, उस चैन को बेचकर मैं उस दिन से खिलौने की ये छोटी सी जो गठरी है इसमें खिलौने रखती हूँ, और जहाँ पर भी कोई मेला लगता है वहीं पर मैं खिलौने बेचने के लिए जाया करती हूँ। प्रदीप सुनकर बड़ा ही करेजे पे हाथ रखता है, कहता है कि बड़ा सुकून मिला है मुझे नीलम, आज तक किसी भी खबर को सुनकर इतना सुकून नहीं मिला जितना तुम्हारी इस खबर को सुनकर मुझे सुकून मिला है। और कहता है कि खुश रह, मैं कहूँ कि भगवान तू ऐसे ही सदा खिलौने बेचे और ऐसे ही तू प्रसिद्धि करती चली जाए, तेरी सभी इच्छाएं पूरी हों। और यहाँ से प्रदीप चलने लगता है, लेकिन वो उस रेत में उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है, प्रदीप अब की बार माफ़ कर दो, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो वो कहता है, मेरी माफ़ी से क्या है, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, बहुत दिन पहले ही माफ़ कर दिया, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो और अच्छे से खिलौने बेचो। और वहाँ से प्रदीप उससे कहता है कि बाय बाय जी, टाटा, तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में रखूँगा। और वहाँ पर उस महिला को छोड़कर प्रदीप अपनी ड्यूटी आ करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कहा था ना मैंने, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, हो गई ना वही कहावत से। आपकी जो भी राय है ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। इन चीज़ों से हमें समझ मिलती है, उन महिलाओं को भी समझ मिलेगी जो कभी कभी ऐसी जगह पर प्यार करने लगती हैं कि भाई जब तुम्हारी शादी हो गई तो प्यार का तो मतलब ही नहीं बना, और शादी नहीं हुई तो उससे पहले आप अपने प्यार को पूरा कीजिए, लेकिन शादी के बाद किसी का जीवन बर्बाद करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी नई सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।